ठीक है। ड्यूडेनम में है, हमने बताया था एक तरफ लीवर है दूसरी तरफ पैंक्रियाज है। तो ये कल बता चुके थे ना, ड्यूडेनम का यूएस है स्ट्रक्चर, इधर लीवर और इधर पैंक्रियाज, बता दिया था ना। हाँ मैम। है ना परी। अब जरा देखो, लीवर में बनता है बाइल जूस, लीवर में बन रहा है बाइल जूस, और वहां ठंड कैसी पड़ रही है, उधर ठंड आई कि नहीं। हाँ मैम। फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का, ठीक है, फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस स्टोर हुआ। बाइल जूस का मेन वर्क होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है। अब जब बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है तो मेन रोल लीवर का होता है फैट को डाइजेस्ट करना। अगर किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा उसको फैटी आइटम खाने में प्रॉब्लम होती है। करते क्या है कि जब हम लोगों का स्टमक था उसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा थी, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl था, और जो HCl मिक्स होकर आया है गैस्ट्रिक जूस में, उस HCl से मीडियम हो गया एसिडिक, जिससे फूड को सम क्वांटिटी में लीस्ट अमाउंट में डिग्रेड कर दिया गया है, और फूड को काइम के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। स्टमक से फूड काइम के फॉर्म में इंटेस्टाइन में आएगा। तो उस समय जब स्टमक से काइम के फॉर्म में आ रहा था तो उस समय फूड का मीडियम था एसिडिक, क्योंकि HCl वहां पर प्रेजेंट था, HCl की वजह से फूड डिग्रेड हुआ था। उसके बाद ये लीवर के पास आया, मतलब ड्यूडेनम में आया, तो लीवर ने बाइल जूस को स्टोर कर रखा था गॉल ब्लैडर में। तो जो लीवर का बाइल जूस स्टोर है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर जो है वो गॉल ब्लैडर एक कॉमन सिस्टिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होता है, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। आप समझ गए, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई। हाँ मैम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट कन्वर्ट इनटू फैट convert into small fat globules, small fat globules, fat convert into small fat globules। ठीक है। लीवर से बना बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद कॉमन सिस्टिक डक्ट के थ्रू ओपन होकर आ गया डुडेनम में। इसका मेन वर्क होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और जो फूड का मीडियम है, फूड का जो मीडियम स्टमक से आया था, स्टमक में था एसिडिक, एसिडिक, और वही मीडियम ड्यूडेनम में आकर, ड्यूडेनम में आया और हो गया न्यूट्रल, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और फैट में बाइल जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं कोई भी, सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं पैंक्रियाज और लीवर यानी गॉल ब्लैडर, एक कॉमन डक्ट के थ्रू स्टमक में ओपन होता है, जिसको कॉमन सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टिक डक्ट। बात इतनी क्लियर हो गई। हाँ मैम। लिखिए,
पर ये एनिमल किंगडम को आपने अपनी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, नहीं मैम। तो लीवर डायग्राम बनाओगे तो अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाओगे तो परफेक्शन आ जाएगा कि हाँ। और ऐसे ही जैसे एनिमल किंगडम प्रिपेयर किया है या प्लांट किंगडम प्रिपेयर किया है, तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के भी डायग्राम नहीं तैयार होंगे। हम समझ रहे हैं, बहुत कलर का लीवर होता है, ये इस तरीके से लोब यानी फ्लैप टाइप का लगता है। जैसे कैसे बताएं कि जैसे एक तरीके से समझ लो, कुछ लोगों की टंग बहुत पतली होती है, कुछ लोगों की टंग बहुत मोटी होती है। तो एक चॉकलेट अगर मेल्ट हो जाए, चॉकलेट मेल्ट हो जाए, और जब डेयरी मिल्क 10 रुपीज वाली जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो जैसी छूने में लगती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये लीवर लगता है। जैसे डेयरी मिल्क 10 रुपीज वाली मेल्ट हो जाए, बिल्कुल पतली वाली जो आती है, वो मेल्ट हो जाए बैग में, तो जब मेल्ट हो जाती है तो उसके जो कॉलम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही वो फ्लैप दिखता है, वैसे ही लीवर का फ्लैप दिखाई दे रहे होते हैं। इसमें पता ही नहीं होता है कि इतना सारा मटेरियल घुसा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो लीवर सेल्स हैं, ये लीवर सेल्स को बोलते हैं, या ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स। और लीवर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है हिपैटिक। बात समझ गए? लीवर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है हिपैटिक। हिपैटिक लोब्यूल्स है, हिपैटोसाइट सेल्स है। लीवर बाइल जूस बना रहा है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं। अगर सपोज करो कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होगा? मीडियम को एसिडिक से बेसिक करना, यानी न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। दूसरा एक मेन फंक्शन है कि बाइल जूस में एंजाइम नहीं है कोई भी, बाइल जूस में एंजाइम नहीं है। बाइल जूस में क्या है? बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट है। बात इतनी समझ में आ गई? बाइल पिगमेंट है। और बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो क्या, उनका नाम क्या होता है? बाइलोरुबिन एंड बाइलोवर्डिन। बाइलोरुबिन एंड बाइलोवर्डिन, बाइलोवर्डिन। बात समझ में आ गई? बाइलोरुबिन एंड बाइलोवर्डिन, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो बाइलोरुबिन और बाइलोवर्डिन है, ये जो बाइल पिगमेंट हैं, ये पिगमेंट डिग्रेड करते हैं और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पिगमेंट डिग्रेड करते हैं और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हाँ करते मैम। हैं कि जो लीवर में बाइल जूस बन गया है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया है, अब आता है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोगों ने बेटा मिक्स ग्लैंड बोला था, मिक्स ग्लैंड बोला था। अब हम इस पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि पहले इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन पाए जाते हैं। एक्सो और एंडो दोनों फंक्शन पाए जाते हैं। बस समझ में आई? एक्सोक्राइन में क्या होता है कि एक्सोक्राइन फंक्शन होता है कि ये कोई जूस सिक्रीट करे और डक्ट के थ्रू सिक्रीट करे। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड को देती है। और जो एक्सोक्राइन है वो डक्टेड ग्लैंड होती है, जैसे ऑयल ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होना, स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होना। तो स्वेट ग्लैंड का स्किन में प्रेजेंट होने से एक लॉजिक है कि जो स्वेट है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, क्योंकि उसका जो ओपनिंग है वो स्किन के सरफेस पे है। यहाँ पर पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन जो फंक्शन है वो है पैंक्रियाटिक डक्ट का होना, पैंक्रियाटिक डक्ट का होना जिससे पैंक्रियाटिक जूस का निकलना। यानी पैंक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट ये सिक्रेट करती है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। इस पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में न्यूमरस टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसका, ये सिक्रेट करती है हार्मोन्स, हार्मोन सिक्रेट करती है। इसमें अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मेनली सेल्स पाई जाती है, डेल्टा नहीं लिखेंगे हम लोग। अल्फा बीटा सेल्स पाई जाती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। बस समझ में आ गई? अल्फा और बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन सिक्रेट करती हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन क्या करते हैं कि एक तो डायबिटीज को प्रमोट करता है, डायबिटीज को नहीं है, एक ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, दूसरे ग्लूकोज के लेवल को
डिक्रीज करता है। जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, और जो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन। बात समझ गए? एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन। और एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन जो होता है बेटा, वो होता है इंसुलिन। वो क्या होता है? वो होता है इंसुलिन। बात समझ गए? एंटी डायबिटोजेनिक यानी अगर हम लोगों की बॉडी में हम लोग फास्ट रह रहे हैं या फूड नहीं गया टाइम से, तो जो ग्लूकोज का लेवल, करंट एनर्जी का लेवल जो है वो मेंटेन जो करता है, वो करता है इंसुलिन। करंट लेवल जो मेंटेन करता है वो करता है इंसुलिन। और इंसुलिन मेंटेन करेगा, और जो ग्लूकागॉन है अगर वो सीक्रेट ज्यादा होने लगे तो डायबिटीज कॉज हो जाएगी। यानी वो डायबिटोजेनिक हार्मोन है या एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये जो एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। HCl से रिएक्ट करके हर एंजाइम एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करने लगता है। अगर ये इनमें से कोई ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी होती है तो हम लोगों की बेसिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर सपोज करो लीवर यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ और गॉल ब्लैडर को किसी ने कट करके रिमूव कर दिया है, क्योंकि उसका स्टोन ठीक तो होता नहीं है, निकलने का कोई पैसेज नहीं है, तो उसके स्टोन में हमको गॉल ब्लैडर को रिप्लेस करना पड़ता है। गॉल ब्लैडर को रिप्लेस कर दिया तो बाइल को स्टोर करने की कोई जगह नहीं रह गई। अब जब बाइल को स्टोर करने की कोई जगह ही नहीं रह गई है तो बाइल कहाँ पे स्टोर होगा? जो काम बाइल करता था अब वो काम कौन करेगा? डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे कि आप फैटी आइटम मत खाइए। अगर फैटी आइटम खाएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाइल है नहीं और बाइल स्टोर है नहीं कहीं, इमल्सिफिकेशन फैट का होगा नहीं, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है लीवर के हट जाने का। बाकी इसके हट जाने से कोई खास दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हाँ बस परहेज से खाना खाना पड़ेगा। पेंक्रियाज में अगर पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है तो प्रोटीन का डाइजेशन बंद हो जाता है, और प्रोटीन के डाइजेशन के साथ साथ इंसुलिन का फॉर्मेशन भी बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसे केस में किसी पर्सन को डायबिटीज हो जाती है तो कंट्रोल कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंसुलिन देंगे। हम तब तक आर्टिफिशियल इंसुलिन दे सकते हैं जब हमारे अंदर भी कुछ रेजिस्टेंट पावर हो। हमारे अंदर रेजिस्टेंट पावर हो गई खत्म, हम बाहर की मेडिसिन देने के सहारे बहुत लंबे समय तक जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं, 20-22 साल 30 साल हो गया है जिनको डायबिटीज है, परहेज कर रहे हैं तो डायबिटीज से जी रहे हैं। बात समझ गए? लिखिए इसको। तो मैम इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए दिया जाता है? हाँ, जैसे मान लो किसी पर्सन को डायबिटीज हो गई है, अगर किसी भी पर्सन को, तो उस पर्सन में कंडीशन क्या होती है कि ग्लूकोज का लेवल राइज अप कर जाता है ब्लड में। और ये कोई मैटर नहीं करता कि आप मीठा खाते हैं इसलिए शुगर हो गई आपको। पहले गांव के लोग जो थे, पहले जो टाइम पे दादी बाबा ग्रैंड पेरेंट्स हम लोगों के, वो लोग तो कितना मीठा खाते थे और कोई परहेज का खाना नहीं खाते थे, प्रॉपर दूध पीते थे, गुड़ खाते थे। और कोई बस उनके लाइफ स्टाइल में एक काम की कमी थी, स्ट्रेस। उनके लाइफ स्टाइल में न फिजिकल स्ट्रेस थी और न मेंटल स्ट्रेस थी। जो है जितना है उसी में सब लोग सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फेक्शन यानी स्ट्रेस का ना होना बहुत सारी बीमारी को अपने आप में नेग्लिजिबल कर देता है। तब बहुत सारी जो अपने आप में डिसीजन निगोशिएट हो जाती हैं। आपका दिमाग बहुत बड़ी बीमारी का रीजन बन जाता है। आपको स्ट्रेस है, भूख नहीं लग रही, बीपी हाई है, तो बीपी हाई होते होते ब्लड में शुगर का लेवल राइज अप कर जाता है। कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं तब भी उनको शुगर होता है, कुछ लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं तब भी उनको डायबिटीज के पेशेंट हैं, या यूरिन डाइल्यूट है या तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट है। आज हर घर में कम से कम लीस्ट अमाउंट में 2% तो डायबिटिक हैं। और क्या वो सब लोग बहुत मीठा पे डिपेंडेंट ही हो गए हैं? नहीं, वो आजकल तो लोग बहुत तीखा खाने लगे हैं, मिर्च मसाला। लेकिन उनका एक मेन कॉज है स्ट्रेस, उनकी डेली लाइफ स्टाइल का परफेक्ट ना होना, जल्दी जाना, उठना, भागना, दौड़ना, ये करना वो करना, तो मेंटली रिलैक्स नहीं है। और जब आप मेंटली रिलैक्स करते हो तो आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी फिजियोलॉजी को भी तो रिलैक्स करना है, और रिलैक्स करेंगे तो सारे हार्मोन्स नॉर्मल चलेंगे। और अगर आप रिलैक्स नहीं दे रहे अपनी बॉडी को तो हार्मोन्स एबनॉर्मल सिक्रीट करेंगे, हार्मोनल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एक बहुत बेसिक बात बताने जा रहे हैं कि हम लोगों में मेंसेस साइकिल चलती है। अगर आप स्ट्रेस में रहने लगिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स मत दीजिए तो मेंसेस साइकिल अप्स एंड डाउन कर जाती है।
यानी ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर से दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेकअप करेगा, कहेगा सब कुछ फिट एंड फाइन है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। हो सकता है मेंटल स्ट्रेस इसका मेन कॉज हो, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, बस उसका एक आंसर होगा, स्ट्रेस मत लीजिए। एक बीमारी कहाँ, कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सी बीमारी कहाँ से रिलेटेड थी, लेकिन वो बीमारी एक्चुअल में यहाँ से रिलेटेड थी। हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, क्यों हुआ? कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं थी, बीपी हाई था इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। बात समझ रहे हो? तो हम अपने आप को जितना सेल्फ कंट्रोल में रख लेंगे, सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस खाना पीना नहीं कि हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, जो नहीं खा रहा है वो भी मोटा है, जो खा रहा है वो भी मोटा है, जो खा रहा है उसको भी बीमारी है, जो नहीं खा रहा वो उसको भी बीमारी है। तो एक्चुअल में कॉज क्या है? एक्चुअल में कॉज है हमारी डेली रूटीन। जो रूटीन लाइफ है दैट इज अ टोटली डिस्टर्ब्ड लाइफ। हम लोग की डिस्टर्ब लाइफ है, टाइम कोई नहीं है, तो खाने पीने का ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ब्रेन हाइपर स्ट्रेस में हमेशा रहता है। तो स्ट्रेस कहाँ जाएगी? ब्रेन में सोच रहे हैं, ब्रेन टेंशन में है, बीपी बढ़ गया है, और बीपी बढ़ गया है तो तमाम ब्लड को सर्कुलेशन की ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा किडनी में, तो लोग किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है। और जब ज्यादा सोच रहे हैं तो लीवर हीट करता है, लीवर हीट करता है तो बाइल ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, बाइल सिक्रीट हो गया तो पेट में फूड नहीं है और बाइल को वर्क करना है, कहाँ वर्क करेगा? तो टेंशन है। कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुंच गए, और जाना एक ही जगह है। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए अपनी डेली रूटीन लाइफ का एक, अगर डेली रूटीन लाइफ हम लोगों की बहुत डिस्टर्ब रहती है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हम लोगों की फिजियोलॉजी, डाइजेशन, सर्कुलेशन सब पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। हो गया? जी मैम। अच्छी अच्छी राइटिंग में करना पड़ी। हमें लगा था परी कि आपने एनिमल किंगडम लिख लिया, लेकिन हम राइटिंग के लिए डांटेंगे तो आपने मेरी ही वाली फोटो उठाकर भेज दी फिर से कि मैम को लिखा हुआ भेजो ही मत, नहीं तो मैम फिर कहेंगे बेटा राइटिंग सुधारो। नहीं मैम। हो गया मैम। अब देखो इसके आगे हम लोग पहुंचे हैं जेजनम में। तो जब जेजनम में पहुंचे हैं तो जेजनम में बेटा कोई वर्क नहीं है, जेजनम एक जंक्शन है जहां से फूड, यानी अब हम देखेंगे कि फूड आया माउथ से था, तो फूड माउथ से आया था फूड बोलस के फॉर्म में, फूड बोलस के फॉर्म में। बात समझ गए? फूड माउथ से आया फूड बोलस के फॉर्म में, पहुंचा स्टमक में, स्टमक में पहुंचा तब हम इसको कहने लगे काइम, स्टमक में पहुंचा तो हम इसको कहने लगे काइम, और जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचा तब हम इंटेस्टाइन में इसको कहने लगे काइल, इंटेस्टाइन में जब पहुंचा तो इसको कहने लगे काइल। बात इतनी समझ गए? मतलब चले थे यहाँ से फूड बोलस के फॉर्म में, स्टमक में पहुंचा काइम कहने लगे, इंटेस्टाइन में आया तो काइल कहने लगे। अब हम देखते हैं जेजनम में सिर्फ कंडक्शन ऑफ फूड हो रहा है, ना डाइजेशन हो रहा है, ना कोई एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, तो एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शनलेस। अब आते हैं इलियम पे। इलियम जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। एक्चुअल में हम लोग कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन पार्ट और लेंथ के बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरह है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड किया है। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम कोलन रेक्टम पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम जेजनम इलियम यानी डीजेआई पार्ट है। हमने इसको स्मॉल और लार्ज में वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा है कि इसमें डाइजेशन हो रहा है। अगर परफेक्शन के हिसाब से भी देखें तो ड्यूडेनम में जितना काम हुआ है, इलियम जो जितना काम कर लेगा उतना लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं करेगी, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब फाइनली इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके
फीकल मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। यानी एक बेसिक अथॉरिटी जो होती है एचओडी की, वो लार्ज इंटेस्टाइन करती है। यानी हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे पचाएंगे, लेकिन इसको इजेक्ट करना है, इस बात की स्टैंप लार्ज इंटेस्टाइन ही लगाएगी। यानी उसके पास से जाए बिना हम बॉडी से इजेक्ट आउट नहीं कर सकते। और फाइनली जो कुछ बचा होगा वो उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। बात समझ रहे हो? हमने माउथ में लिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया प्रॉपर तरीके से नहीं, चर्निंग ऑफ फूड किया, यानी फूड को चीव किया, मेस्टिकेट किया, फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसमें सलाइवा मिक्स किया। सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज था। सेलेवरी एमाइलेज जब मिक्स हो गया तो फूड लुगदी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी चिकना हो गया और बोलस बन गया। जब ये बोलस बन गया तो इसको स्वेलोइंग, अगर यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता व्हाई द नीड ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू फूड बोलस फॉर्म, तो आप बताएंगे ड्यू टू द म्यूकस कोटेड फूड इजिली स्वेलो इन इनसाइड ओइसोफेगस या टुवर्ड्स ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में इजिली चला जाएगा। ओइसोफेगस में कुछ नहीं होना है, सीएमएल एलएमएल रहेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा और फूड को अंदर धक्का मारता रहेगा जिससे अंदर पहुंच जाए। स्फिंक्टर के पास पहुंचा तो जितना फूड का पार्टिकल होगा केवल उतना ही ओपन होगा, उसके बाद स्टमक में चला जाएगा फूड। जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक में पहुंचा, फंडस में पहुंचा, पाइलोरिक में पहुंचा। तो जो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक थे उनके चारों तरफ की स्टमक की जो म्यूकोसा थी उसमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट थी। म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस कोट करेंगे और वहां पे एचसीएल भी सिक्रीट हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस में। एचसीएल सिक्रीट हुआ तो फूड को स्मॉल पीसेस में ग्राइंड और कर दिया गया, जो बोलस आया था उसको और ग्राइंड कर दिया गया। जब ग्राइंड कर दिया गया तो जो लिक्विड बन के तैयार हुआ, यानी पेस्ट टाइप का बन के तैयार हुआ, उस पेस्ट को हमने कहा काइम। इस काइम में अगर पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन काइम, तो इसमें लिखेंगे फूड बोलस, यानी फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस दैट कन्वर्ट इनटू काइम। अगर कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन काइम एंड काइल। जब फूड स्टमक में है तो दैट इज काइम, और जब फूड इंटेस्टाइन में आया तो दैट कन्वर्ट इनटू काइल। और इस समय पर इसके पास बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं, एचसीएल यहां से आया हुआ है, ये सब कुछ है। और जब इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो ये सब मिक्स होकर इसके पास पहुंच गया। अब ये फूड इस तरीके से बन गया है जैसे आपने देखा हो कि अगर सॉस को बहुत ज्यादा गिरा लो अपनी प्लेट में और उसको साइड से कॉर्नर करके रख दो, तो सॉस या चटनी का पानी जो है नीचे निकलने लगता है और रफेज ऊपर रह जाता है। सारा सॉस और चटनी का पानी जो होता है वो नीचे के साइड निकलने लगता है और रफेज ऊपर रह जाता है। तो जो ये वाटरी फ्लूइड निकल रहा है उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी इलियम, उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी इलियम। जैसे मान लो हमने जूस को ग्लास में फिल करके फ्रिज में रख दिया, तो जब आप फ्रिज से ग्लास को निकालोगे तो जूस को शेक करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाटरी लेयर आ गई है। तो जो ये वाटरी लेयर है उसमें न्यूट्रिएंट है और उस न्यूट्रिएंट को उस फॉर्म में ही, उस फॉर्मेट में ही हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमने खाया, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, आलमंड हो, कैश्यू नट हो, कुछ भी खाया हो, वो जाएगा हमारी बॉडी में सिर्फ उतना एक्सट्रैक्ट लेके जो उसका मेन कंपोजिशन है। आलमंड खाया प्रोटीन लेगा, दाल पी तो प्रोटीन लेगा, सिर्फ प्रोटीन ही इनटेक करना है, बाकी जो चीजें बचेंगी वो सब रफेज के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाएंगी। अगर हम कोई लीफी सब्सटेंस खाते हैं, जैसे पत्ते वाली सब्जी खाते हैं, तो पत्ते वाली सब्जी की एक क्वालिटी होती है, या जूस ना पी के हम पल्पी फ्रूट खाते हैं, जूसी फ्रूट्स खा लेते हैं, और जो जूसी फ्रूट खाते हैं तो उसका जो पल्प निकलता है उस पल्प को हम अंदर इंगल्फ कर लें, तो उस पल्प की एक क्वालिटी होती है कि जो अंदर का भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको भी लेके वो बाहर निकल जाता है। उस पल्प की एक क्वालिटी होती है, रफेज की वो क्वालिटी होती है। और हम लोग जब जूस पीते हैं तो जूस वेट को गेन करता है क्योंकि जूस से पल्प तो निकाल देते हैं और बाकी बचा रहता है जूस, तो जूस ही हम पीते हैं, जो कि पल्प हमारे लिए फायदेमंद है, पल्प हम फेंक देते हैं गाय को खाने के लिए। इसीलिए हम लोग मतलब कम स्ट्रांग है और गाय ज्यादा स्ट्रांग है। देखो गाय को कोरोना नहीं हुआ, कोई भी गाय नहीं मरी, मगर इंसानों को कोरोना हो गया। देखो इलियम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, बात समझ गए?
हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इलियम को देखें तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, और ये बात हम लोगों के क्वेश्चन में पूछी जाती है। इन द इंटेस्टाइन, इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, abundant absorption takes place in which part? तो हम बताएंगे abundant absorption takes place in which part, यानी इलियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, why the ileum is responsible for the absorption of water and mineral? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी इसकी जो इनर वॉल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, काफी छोटा फिंगर बना रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े बड़े बड़े फिंगर बनाने पड़ेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। अब यहाँ देखते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, उनको बोलते हैं हम लोग विलाई। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई, सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। और जो इसका वो होता है, विलाई पे ब्रशी बॉर्डर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। इस विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से एब्जॉर्प्शन का सरफेस इंक्रीज कर जाता है। बात समझ गए? सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है इसमें। इतनी बात समझ में आ गई कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई और